हेलो स्टूडेंट, अंश अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो सभी परीक्षाओं के लिए। तो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा या कहीं पढ़ा भी होगा कि अंग्रेज़ों से पूर्व जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में नहीं आए थे तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एक ग्रामीण स्तर की थी तथा देश की जो भी 90% से भी अधिक जनसंख्या गांव में ही रहती थी। यहाँ कृषि और दस्तकारी के कार्यों का ही प्रमुखता दी जाती था। गांव आत्मनिर्भर होते थे। संचार व्यवस्था की अगर बात करें तो अविकसित थी और गांव पृथक इकाई के रूप में अलग अलग थे। तो बात अगर करें कि व्यवसाय क्या था, तो व्यवसाय तो ये सभी इन लोगों के वंशानुगत ही थे। और यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय की भी अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ के अगर प्रमुख व्यवसाय की भी अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर जनरली व्यवसाय कृषि ही था। लोग अधिकतर कृषि ही करते थे। लेकिन अगर बात की जाए वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत विकास था। शहर प्रशासकीय इकाई तथा वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में थे, लेकिन इतने अधिक नहीं थे। भारत द्वारा उत्पादित जो वस्तुएं थी हालांकि पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और भारत के रेशमी व सूती वस्त्र की तो बात ही क्या, ये तो उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। और यहाँ की अगर संगमरमर की भी बात की जाए तो यहाँ के संगमरमर का कार्य भी विश्व में अपने आप में एक अलग स्थान रखता था। लकड़ी की नक्काशी का कार्य की बात करें, सोने चांदी के आभूषण की बात करें या पत्थर पर तराशी के कार्य की बात करें तो बहुत ही उत्तम किस्म का माना जाता था। और इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा निर्यात भी किया जाता था। निर्यात की वस्तुओं में तो अगर बात की जाए तो नील, मसाले व अफीम भी शामिल थे। और अगर और आगे हम बढ़ के बात करें तो आरंभ में जब अंग्रेज व्यापारी, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आए, तो उनका जो मकसद था केवल भारतीय मसालों को ले जाकर यहाँ से मुनाफा कमाना था। और इनका जो बात करें, जैसे कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर आए 1613 में और मुग़ल दरबार में आए, तो अंग्रेज़ों का स्थायी रूप से सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करना की आज्ञा दी गई जहांगीर द्वारा। शाहजहां ने भी 1650 में। तो ये कहने का मतलब कुल मिलाकर यही है स्टूडेंट के सभी लोगों का जो मकसद यहाँ पर रहा केवल और केवल यहाँ से जो है व्यापार करके लाभ कमाना था। और बात अगर हम लोग कर लें कि ब्रिटिश उपनिवेश की, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब उपनिवेश हुआ तो ब्रिटिश उपनिवेश के विभिन्न चरणों में यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा। और अगर बात कर लें हम सबसे पहले उपनिवेशवाद की, तो उपनिवेशवाद एक शब्द है कॉलोनियलिज्म, और का तात्पर्य अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रीयता के विस्तार से होता है। स्टूडेंट याद रखना कि उपनिवेशवाद शब्द का तात्पर्य होता है अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रीयता के विस्तार से, और इसका स्वरूप आर्थिक होता है यानी इकोनॉमिक होता है। और इससे विजेता देश का शासन निरंकुश होता है, यानी जो भी देश उस पर अपना अधिकार कर लेता है वो निरंकुश होता है। वास्तव में यह साम्राज्यवाद का ही अपेक्षाकृत एक नवीन रूप होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कुछ इसकी डिटेल्स आपको समझ आई होंगी। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर बढ़ लेते हैं, और इसको भी हम 3-4 पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की कि वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रमिक चरणों का सर्वप्रथम किसने निरूपित किया? कार्ल मार्क्स, रजनी दत्त, पर्सिवल स्पीयर या डी सभी? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स। बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न की कि इंडिया टुडे किसकी प्रसिद्ध करती है? केएम पणिक्कर, राजेश शर्मा, विजय दत्त या रजनी दत्त पाम? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन से स्टूडेंट बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो ये जो है रजनी दत्त पाम की रचना है। बात कर लेते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद उपनिवेशवाद अवस्था को किसने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी? पर्सिवल स्पीयर, केएम पणिक्कर, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही जवाब है स्टूडेंट पर्सिवल स्पीयर। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लें, प्रश्न नंबर 4 कि किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से 1772 ईस्वी के मध्यकाल के खंड को डाकू राज्य की उपमा दी? केएम पणिक्कर, आरसी मजूमदार, एलपी शर्मा, डी सभी? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट केएम पणिक्कर। अगले अगर हम प्रश्नों की बात कर लें, प्रश्न नंबर 5 की,
तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सर्वप्रथम पूंजी निवेश का कार्य किस क्षेत्र में हुआ था? बैंकिंग, रेलवे, जहाजरानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट रेलवे। बात अगले प्रश्न की, सरकारी साख का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? यहाँ पर फ्रेडरिक निकल्सन, वॉरेन हेस्टिंग्स, पर्सिवल स्पीयरमैन, कोई नहीं। तो फ्रेडरिक निकल्सन इसका सही जवाब है। स्थायी बंदोबस्त जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में तो अक्सर आता ही रहता है। स्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी, वॉरेन हेस्टिंग्स 1794 ईस्वी, बेलेजली 1795 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स अपने, और प्रश्न नंबर 8, किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमींदारों के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था? सर जॉन शोर, चार्ल्स जेम्स ग्रांट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स चार्ल्स जेम्स ग्रांट, यानी ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। भारत में प्रचलित जमींदारी व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स इंग्लैंड। और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में किस वर्ष लागू हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। 1823, 1824, 1825 में से कोई नहीं। तो सही जवाब है स्टूडेंट इसका 1825। देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कि हाल ही में खेल रत्न के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? तो ये आज का अभ्यास प्रश्न है। पीवी संधू, साइना नेहवाल, ए व बी या हिमा दास। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट कि जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे लगातार चैनल पे, उनका धन्यवाद। और प्लीज़ उनसे यही रिक्वेस्ट कि अधिक से अधिक इसे शेयर करें। देख लेते हैं अपना पिछला अभ्यास प्रश्न, कि हाल ही में रज पर्व या राजा पर्व किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। और जिन बच्चों ने भी ओडिशा इसका सही जवाब, उनको कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद। और ऐसी तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। धन्यवाद।